रखिहा चरण का शरण ए मोर गंगा जी हो। तो ये जीवन में मैं जो आई हूँ इसका मैं सदुपयोग करके जाऊंगी ना, एंजॉय करूंगी, पार्टी भी करूंगी जी, झूमेंगे भी, लेकिन कुछ तो करके जाएंगे कि इस जीवन काल में मैंने कल्पना पतौरी बन के ये किया। मैंने जब मूव कर लिया, मैं गंगा स्नान तक पहुंच गई जी। अगर मुझे फॉलो करते हो आपको भी पहुंचना है जी। या फिर ये मत बोलो कि तुम मुझे फॉलो करते हो। उस उम्र में जो करना चाहिए मैंने किया है और इसका मुझे कोई ये नहीं है, मैंने भी प्यार किया है। जब मैं माइक के सामने होती हूँ और सुहाग रात की कोई अगर सॉन्ग को मैं गा रही हूँ तो उसी जो वो अनुभूति को लाने चाहिए कंठ से, उसी अनुभूति से मैं उसको जीऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज हमारे साथ गेस्ट रूम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो भोजपुरी की जाना पहचाना नाम है और आज वो किसी पहचान की मोहताज नहीं। उन्होंने भोजपुरी में सोहर, विवाह गीत और छठ गीत जैसे कई एल्बम्स गाए और भोजपुरी समेत बॉलीवुड और अन्य भाषाओं में भी फिल्मों के लिए गाना गाए और हमारे साथ वो मौजूद हैं। उन्होंने गवनवा लैजा राजा जी, प्रेम के रोग भइल जैसे गानों को गाया है और ये उनके हिट एल्बम रहे हैं और आज उन्हें छठ गीत के लिए भी काफ़ी याद किया जाता है। वो कोई और नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं कल्पना पटवारी जी। स्वागत है कल्पना जी हमारे साथ। नमस्कार। वो इन दिनों गंगा स्नान जैसे गाने को लेकर के काफ़ी चर्चा में हैं और हाल ही में गाना रिलीज़ हुआ, बनारस की गलियों में, इलाहाबाद में शूट हुआ, असम में भी हुआ। तो क्या है इस गाने की खासियत, क्या है? गंगा स्नान एक तो इस बार 144 साल बाद महाकुंभ का अवसर है और ऐसा समय 144 साल बाद आ रहा है या फिर अगला 144 साल बाद आएगा जी। तो ये क्षण बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी समय लगातार 7 साल से हम लोग इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे जी। भिखारी ठाकुर जी की रचना है। भिखारी ठाकुर वो हुए जिनको अंग्रेजी साहित्यकार शेक्सपियर के साथ कंपेयर किया जाता है, भोजपुरी के शेक्सपियर, हाँ, बोला जाता है। और मैं उनसे आकर्षित हुई। मैं हूँ असम से जी। और असम की प्रयात भूपेन हजारिका जिनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया जी। जो कि एक दबे कुचले वर्ग का आवाज़ बनकर संगीत को उन्होंने आगे बढ़ाया। महज म्यूज़िक या एंटरटेनमेंट या मनोरंजन के दृष्टिकोण से भूपेन हजारिका जी ने कभी संगीत नहीं किया, लेकिन समाज परिवर्तन के लिए संगीत को आहिला स्वरूप के हिसाब से लिया जी। और मैं उन परिवेश में अपने पिता विपिन नाथ पटवारी जो कि मेरे गुरु भी हुए लोक गायन में जी। तो भूपेन हजारिका जी की जो संगीत के प्रति चिंतन है जी। और मेरे पिता के जो लोक गायन है, ये मेरा एक्चुअली ट्रेनिंग रहा जी। और सालों बाद भोजपुरी में जिन प्रोजेक्ट का आपने नाम लिया, जो कि बाजार या मतलब भोजपुरी जो कमर्शियल इंडस्ट्री है जी, जी। क्योंकि मैं एक प्लेबैक आर्टिस्ट भी हूँ, तो एक तो मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ जहाँ चिंतन को सामने रखा जाता है, लेकिन प्लेबैक सिंगिंग में आप दूसरों के लिए गाते हैं, आप चरित्रों को गाते हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं उसका मौका नहीं मिलता है जी। तो दोनों को बैलेंस करके मैं आगे बढ़ने की प्रयास मैंने किया पिछले काफ़ी सालों से। और भूपेन हजारिका जी को खोजते खोजते मैं भोजपुरी में भिखारी ठाकुर जी तक पहुंची और मुझे लगा कि जो सीरियस साइड ऑफ भोजपुरी म्यूजिक जो मैं गा रही थी, गवनवा लैजा राजा जी बोले, ससुरा भरा पैसे वाला बोले, छठ की तमाम गीतें हो, या वो तो है ही जी। वो जल्दी पॉपुलर होते हैं, व्यूज मिलते हैं उस पर, बट एट द सेम टाइम वो आज मेरे वो तमाम गीत आज भोजपुरी बोली को भाषा की मर्यादा नहीं दे पाए या नहीं दे पाएंगे जी। जब तक भोजपुरी की साहित्य की लोक साहित्य की जो संजीदगी वाला जो सीरियस एलिमेंट्स है उनको सामने अगर हम लोग नहीं लाएंगे जी। जहाँ व्यूज भले ही कम मिले, लेकिन जाति की गठन में मेरे परिचय में सबसे अहमियत ये इन्हीं सब कार्यों द्वारा संभव है, मैं मानती हूँ। और इसलिए मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी है
कि कमर्शियल गायन के साथ साथ जो डी ग्लैमराइज है, जिसमें ग्लैमर नहीं है लेकिन ज़रूरी है, उन क्षेत्रों में भी मुझे दखल देना होगा, काम करना होगा। और हम लगातार द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर 2012 में आता है और ये 2025 ही हो गया जी। और गंगा स्नान इस समय में हम लोग लाने में समर्थ हुए, तो बहुत मेहनत हुआ इसमें, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें तमाम, जैसे जो भिखारी ठाकुर की शैली को गाया जाता है, हारमोनियम, तबला, ढोलक, उस शैली से हट के यहाँ जैज आर्टिस्ट हमारे लेजेंड लुई बैंक्स जी की संगीत को भिखारी ठाकुर जी के साथ फ्यूजन किया गया जी। तो एक फ्यूजन म्यूजिक है भोजपुरी में जी। और वो भी क्लासिकल फ्यूजन है, जो बॉलीवुड काइंड ऑफ कंटेम्पररी फ्यूजन नहीं है जी। सो ये कठिन था करना, लेकिन एक तरह की अचीवमेंट है मेरे लिए, और आप सबका साथ चाहिए। मैं इसलिए आपके समक्ष आई हूँ ताकि जनता तक ये बात को पहुँचाया जाए, इस फिल्म को, छोटी सी फिल्म को देखा जाए। आपने एक नाम लिया भिखारी ठाकुर जी का, बहुत पॉपुलर नाम है भोजपुरी का, और इसमें आपने इस गंगा स्नान से पहले भी आपने भिखारी ठाकुर के कई गानों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लेकर के गई हैं। करीब 700 के करीब गाने आपने वो किए हैं उनके, भिखारी ठाकुर जी के। तो इससे पहले जो आपने गाने उनके उठाए और इंटरनेशनल लेवल पे ले गए, लेकिन भोजपुरी दर्शकों के बीच वो गाने क्यों नहीं अभी तक पॉपुलर हो पाए, या फिर क्यों उन पे बात नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई? वही मैं जैसे बाबूजी बोल के बेटी बिचवा नमक से जो गाना लिया गया, बाबूजी जी, जो बाल विवाह के ऊपर है एक्चुअली जी। तो वो गाना उसके बाद प्रचलित हुआ, ऐसा नहीं है, प्रचलित हुआ, लेकिन पॉइंट ये है, जब पूरा तबका जो है यंग जनरेशन जो ट्रेंड में होता है यूट्यूब में, जिस म्यूज़िक में मैं भी हूँ, लेकिन उसी युवा वर्ग को इस तरफ लाना, फोकस कराना कि जो तुम्हारी परिचय है, तुम्हारी भाषा है, परंपरा है, उन सब से मुकर के आप सिर्फ उधर व्यस्त रहोगे तो जाति तो ऐसे सत्यानाश ही होगा सब कुछ। तो ये सब तमाम मुश्किलात तो है, लेकिन उसी के बीच हम लोग कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे हैं, और अच्छा भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि भिखारी ठाकुर जी को एक तरह से पुनर्जागरित करने की प्रयास है जी। और मैं तो इतना ही बोल सकती हूँ कि मैं मेरे बारे में बात कर सकती हूँ, बाकी लोगों के बारे में तो मैं बात नहीं कर सकती। तो मेरी ये कोशिश है और रहेगी हमेशा जी। वो जो आपने इससे पहले भिखारी ठाकुर जी के कुछ गानों को रिक्रिएट किया है, उसमें से कोई एक आधे गाने के बोल? पहले तो इस गीत को मैं गाना चाहूँगी, हालांकि मैं चाहूँगी आप लोग दिखाएं ज़रूर जो फिल्म है। गंगा जी के सामने जाके एक व्यक्ति अपना सब कुछ ये करता है कि मैंने ज़िंदगी भर बहुत सारे पाप किए हैं माँ, जो बहुत दूसरों के लिए बुरा कहा है, सोचा है जी। ज़िंदगी भर में मैंने कितना पूजा पाठ किया है, अच्छा कार्य किया है, मुझे पता नहीं माँ जी। मैं हो सकता है लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आप अपने चरण में स्थान दीजिए जी। मैं क्षमा चाहता हूँ, ये भाव है जी। रखिहा चरण का शरण ए मोर गंगा जी हो, कुछ न कैली बरत बानी पराधान हरत ए मोर गंगा जी हो, सब कुछ बगदल बारहन ए मोर गंगा जी हो, मन बउरइलन लालच मद में पारी गइलन, मन बउरइलन लालच मद में पारी गइलन, अनरतन पाई
के रतन ए मोर गंगा जी हो, रखिया चरण का शरण हे मोर गंगा जी हो। और प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पे जब स्नान करता हुआ एक व्यक्ति शायद मन में यही भाव रख के डुबकी लगाता है जी। कि हमने क्या क्या किया, क्या नहीं किया इस जीवन में। सब कुछ आज क्षमा प्रार्थी होके मैं आपके समक्ष आया हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा जी। हम उन गानों के बारे में भी जानना चाहते हैं जो आपने इससे पहले भिखारी ठाकुर जी के लिए रिक्रिएट किया था, भिखारी जी ठाकुर जी का, जिनके बारे में आज लगभग बहुत कम ही संख्या होगी जो जानती होगी। वो उसमें से एक आधे बोल किसी में से। हाँ, मैं उसके लिए तो बोलूँगी लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर वॉल्यूम 1 एंड लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर वॉल्यूम 2 जी। वॉल्यूम 2 खासकर रामाज्ञा राम जी जो अभी नहीं रहे, लेकिन उनसे ही मैंने भिखारी ठाकुर की रचनाओं को सीखा जी। तो उनको समर्पित रहा। वॉल्यूम 1 एक तरह का क्रांति रहा मैं बोलूँगी, और उसके बहुत लोगों ने सराहना किया। आज कम से कम म्यूजिकली भिखारी ठाकुर जी के ऊपर बात तो हो रही है, तो मैं इसको सफलता मानती हूँ। और जो तथाकथित हम लोग स्टार्स है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, हम सिर्फ मंच पे, हाँ पता है मंच पे नचाना है, झुमाना है, कमरिया हिलाने की बात रखना है, गाना है, ये ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ मेरी ये भी जिम्मेदारी है कि मैं भिखारी ठाकुर की और भी नए पीढ़ी को लाऊं, सुनाऊं। तो उससे पहले तो मुझे पता होना होगा। जब हमको ही पता नहीं, हम तो स्टार है, लेकिन हमको ही जब पता नहीं है भिखारी ठाकुर की रचनाएं क्या है, महेंद्र मिश्र की रचनाएं क्या है, तो हम क्या देंगे किसी को। सो ये झूठा जो एक स्टारडम का शान है, हालांकि मैं इस और ज़्यादा बात करूंगी तो अब बहुत आध्यात्मिक जैसा लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर आर्टिस्ट को निभाना चाहिए। और दूसरों को एडवाइस नहीं देते हुए मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो सब आए। और भिखारी ठाकुर जी के लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर पार्ट 1 में बहुत सारे गीतों को लाया गया। राम राम हरे हरे, और बेटी बेचवा, गबर घिचोर, बेदेसिया, राधे श्याम बहार, क्योंकि मतलब महासागर है, उनमें से मैं एक एक चुन के करने की मैंने प्रयास किया। और जो करना चाहते हैं, भिखारी ठाकुर रचनावली बोल के पुस्तक है, आप जाइए और आगामी पीढ़ी को मैं बोल रही हूँ उसको स्टडी कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए, गाइडेंस के लिए ही मैंने एक्चुअली लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर बनाया। जब मैंने इंटरनेट में खोजा, उस समय मुझे कुछ नहीं मिला भिखारी ठाकुर का, तो मुझे लगा कि मिलना तो चाहिए, तो कोई करेगा तब तो मिलेगा कुछ। तो लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर का जो उद्देश्य था कि इंटरनेट में वो अवेलेबल हो, ताकि कल 20 साल बाद अगर कोई करना चाहे, मुझे कुछ नहीं मिला, उनको लेकिन कुछ मिले कि ये कल्पना जी ने किया था भिखारी ठाकुर, उसके आधारित मैं संगीत को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो इस नियत से मैंने किया था, और ऐसा नहीं है कि ये सक्सेसफुल नहीं रहा, सक्सेसफुल है। और एक तरह का क्रांतिकारी मतलब मैं मूव था मेरे लिए, मेरे कैरियर के लिए भी। और कुछ लोगों ने उसका तब क्योंकि कास्टिज्म इज वेरी स्ट्रांग इन यूपी एंड बिहार, कास्ट पे बहुत बात होती है, तो क्योंकि भिखारी ठाकुर एक नाई समाज से थे, छोटे जात से थे, ये सब बात कल्चर में शोभा नहीं देता है, लेकिन फिर भी आज के जो प्रजन्म में है वो तो जात पात पे गाना गा रहे हैं। क्या भगवान, क्या ये सब हम समझते भी नहीं है। भगवान आई रहा है। तो ये गाने का, गीत संगीत का पार्ट कैसे हो सकता है? कहाँ लेके जाना चाहते हो? हाँ, भोजपुरी संगीत की दुनिया को मैं मतलब धिक्कारती हूँ आज। ये इस तरह के गीतों को आपने जो रचना किया, प्लीज यहाँ से भटकिए, शिक्षा की ओर बढ़िए। जब शिक्षित होंगे तब आप इस तरह का हरकत नहीं करेंगे। शिक्षा की कमी है। जब आप पढ़ने लगेंगे थोड़ा बहुत दुनिया में क्या हो रहा है, आज तो और यूट्यूब सामने आ जाता है, बहुत कुछ मिलता है। अब क्या देख रहे हो वो भी एक बात है जी। तो मैं समझती हूँ बड़े बड़े लोगों की जो जीवनी है जी, कम से कम वो पढ़ के आप प्रेरणा ले जी। मनुष्य जो तन है, जैसे भिखारी ठाकुर के इस गंगा स्तन में कहा कि नर तन पाई के रतन जी। ये नर तन जो है ये रतन है जी। ये मिला हुआ है, पता नहीं अगला जन्म में का कि क्या बनेंगे, पतंग क्या बनेंगे हम लोग, कौन सा जन्म मिलेगा। तो इस जीवन में मैं जो आई हूँ इसका मैं सदुपयोग करके जाऊंगी ना, एंजॉय करूंगी, पार्टी भी करूंगी जी, झूमेंगे भी, लेकिन कुछ तो करके जाएंगे कि इस जीवन काल में मैंने कल्पना पतौरी बन के ये किया जी। तो
मैं समझती हूँ कि ये सब सोचने का वक्त हर आर्टिस्ट को एक समय अकेले में ये सब सोचना भी चाहिए। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो आज के समय में है वो शिक्षा का अभाव है और इसी वजह से ऐसे गाने बनते हैं। जहाँ तक भोजपुरी संगीत की दुनिया की बात है, जी, जो आर्टिस्ट है हमारे, ऐसा नहीं है कि सब अशिक्षित है इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। शिक्षा मतलब नंबर पाने वाला, मैं किताब की बात नहीं कर रही हूँ, पढ़ाई की, मैं ज्ञान की बात कर रही हूँ। और ज्ञान तो कभी भी लिया जा सकता है। अभी मुझे बहुत कुछ पता नहीं है, थोड़े सब कुछ पता है, लेकिन स्पृहा तो हो, कोशिश तो हो। तो आर्टिस्ट हो, भोजपुरी आर्टिस्ट थोड़े मतलब उपन्यास, कविता, मैगजीन, दुनिया में क्या पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, अमेरिकन पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, सब कुछ ख्याल मतलब थोड़ा पता लगाए। एक और चीज़, आपने भोजपुरी में शिक्षा की बात कही और गानों के पे चर्चा की, तो आपके समय में एगो चुम्मा देदा राजा जी गाना था और गवनवा लैजा राजा जी, ऐसे गाने बने और इन पे अश्लीलता का कहीं ना कहीं ठप्पा भी लगता रहा। और फिर उसके बाद आज जो गाने बन रहे हैं वो लौंडिया लंदन से लाएंगे और राशन में रसियन बंटवाएंगे, जैसे गाने बन रहे हैं। उसी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ मैं। जी, वही तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ। आप जब बोलते हो कल्पना को फॉलो करते हैं जी, तो कल्पना की गणेश के पापा एगो चुम्मा राजा जी से लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर और आज गंगा स्नान जी, इस जर्नी को देखिए जी और इस जर्नी को फॉलो कीजिए जी। आपको क्या वही रहना है, वही पसंद है जी। मैंने जब मूव कर लिया, मैं गंगा स्नान तक पहुंच गई जी। अगर मुझे फॉलो करते हो आपको भी पहुंचना है जी। या फिर ये मत बोलो कि तुम मुझे फॉलो करते हो जी। आप फॉलो नहीं कर रहे हो। आप चाहते हो वापस में मंच पे तो चलिए ये गाना गा दीजिए, एगो चुम्मा लगा के क्यों मैं गाऊंगी, वो मेरा अतीत है। कल को मैं जब 20 साल की उम्र थी, मैं भी रंगीला फिल्म देख के, उर्मिला मातोंडकर देख के मैं भी मिनी स्कर्ट पहनी हूँ। उस उम्र में जो करना चाहिए मैंने किया है और इसका मुझे कोई ये नहीं है। मैंने भी प्यार किया है, मेरे भी परवेज खान और मैंने प्यार करके हम लोगों ने शादी की है जी। लेकिन उस शादी के एकत्रित होने के बाद हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा, हमने उस प्यार को संगीतमय प्यार बना के आगे आज गंगा स्नान तक हम लोग दोनों मिल के पहुंचे हैं जी। तो मुझे इसका फक्र है जी। तो वहां से निकलिए, एगो चुम्मा लेला राजा जी गमछा बिछाए के होते हुए जी, हाथ में मेहंदी होते हुए, गणेश के पापा भैरव जी के दीदिया होते हुए आप आइए तो भिखारी ठाकुर तक क्यों नहीं आ रहे। तो या फिर कहीं ना कहीं जो मैं भूपेन हजारिका की धरती की बात कर रही हूँ या शिक्षा की बात कर रही हूँ, हो सकता है मुझे उसने मदद किया, आप भी शिक्षित हो जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो शायद आप में भी वो फॉलो करने की ताकत आएगी जी। आज की इंडस्ट्री में एक और चीज़ जो देखने के लिए मिलती है, आपने जैसे नाम लिया कि आपको फॉलो करते हैं लोग, फॉलो करते तो शायद आपका नाम भी ये लोग लेते, लेकिन इंडस्ट्री में आजकल बड़ा ट्रेंड में है कि मैं हूँ, कि मैंने ये कर दिया, मैंने तो कौन मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया। किसी का गाना अगर ट्रेंड में आता है तो कहता है कि मैंने इतने मिलियन लिया, 100 मिलियन लाने वाला मैं पहला स्टार। लेकिन कल्पना जी का नाम कोई लेता क्यों नहीं है, कि पहले जो कल्पना जी जो करके चली गई वो आज के समय में कोई नहीं कर पा रहा है। अरे वो सब देखिए, अपना तारीफ मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे बारे में आप बोलोगे ना। मैं इस ये में पली हूँ जी, मैं मेरी मतलब ढोल पिटते हूँ। जैसे बॉलीवुड के बारे में बात आती है, जैसे असम से मैं पहले बॉम्बे ही गई, मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं भोजपुरी गाऊंगी। तो बहुत सारे हिंदी फिल्मों में, उसमें बी ग्रेड सी ग्रेड मूवी से लेके विद्या बालन जी का बेगम जान तक मैंने गाई, मैं अनु मलिक जी की कंपोजिशन गाई। और फिर बॉलीवुड से भी परे त्रिलोक गुर्तु, लुई बैंक्स जिन्होंने म्यूजिक किया है इसमें गंगा स्नान में। सो मैं कहा क्या क्या, उससे इम्पोर्टेंट यह है कि सामूहिक रूप में जो संगठित भोजपुरी समाज के परिचय है उसमें मेरा क्या योगदान रहा। आज मेरे तमाम जो आइटम सॉन्ग्स या जो जिन गीतों के बारे में बोल रहे हैं आप, ऑफ कोर्स उन्होंने भी, वो भी एक माइलस्टोन है। गवनवा लैजा राजा जी, वो भी मेरे जर्नी का एक पार्ट है जी। और उसके बदौलत तो कोई मुझे सुनेंगे ना गंगा स्नान के बारे में, अब तो वो हिट एल्बम रहा है, तो उस एल्बम के बदौलत आप गंगा स्नान की बात मुझे सुनेंगे ना, नहीं तो अब नहीं सुनेंगे। तो उसको मैं पॉजिटिवली उस ताकत को यूज कर रही हूँ ना, तो वो ठीक है। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि आगे क्या, ये तो अतीत की बात हो गई, पास्ट की बात हो गई। और आगे अगर आप बोल रहे हो कि इसको एंजॉय करो कि आई एम द फर्स्ट वन टू सिंग इन बॉलीवुड, और उसको अगर आप रियलाइज करो, अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं भी एंजॉय करती हूँ कि आई एम द फर्स्ट फीमेल टू रिकॉर्ड छपरिया पूर्वी जो है उच्च सुर में गाया। मुझे बोलते हैं कि वो लोग जिन्होंने रिकॉर्ड करवाया कि यू आर द फर्स्ट वन टू रिकॉर्ड
भोजपुरी पूर्वी, छपरहिया पूर्वी, बाकी नहीं तो मर्द लोग ही गाते रहे। तो मुझे भी अच्छा लगता है, अरे वुमेन होने के नाते एक अचीवमेंट है जी। लेकिन उसका फैक्ट्स तो आप चेक कीजिए। आपसे पहले, हमसे पहले शारदा सिन्हा जी कहे थे उसे साजना इतने प्रसिद्ध मैंने प्यार के में गा के गई वो बॉलीवुड में जी। तो क्या बोल रहे हैं, ये गलत बात है। मतलब फैक्ट्स को क्लियर करके बात को रखें। पर वो चीज पे तो चर्चा ही नहीं होती ना कि अभी जैसे बॉलीवुड का भी चर्चा इसलिए नहीं होती, जो सुनने वाले हैं वो भी अशिक्षित वर्ग है ना जी। जो सुन रहे हैं तो वो भी तो वही है जी, तो इसलिए चर्चा नहीं हो रही है। अभी जैसे बॉलीवुड की बात हुई कि भोजपुरी में पहला स्टार पवन सिंह है जिन्होंने गाना गाया स्त्री 2 में, लेकिन तो बहुत प्रसिद्ध रहा उनका गाना और ये अच्छी बात है जी। लेकिन उनसे पहले जो है कि मनोज तिवारी और कल्पना जी भी गा के चली गई भोजपुरी में, भोजपुरी से। देखिए हर एक का बातचीत करने का लहजा और ये सब होता है, हर एक का आपकी दूसरे को आप चेंज नहीं कर सकते जी। और मैंने बोला ना, मैं उनमें से नहीं हूँ बहुत कि मैं अपने ही धोल पिटती हूँ जी। तो जिनको जो करना है वो करते रहे। नहीं, मतलब सवाल ये है कि सिर्फ आपके नाम की चर्चा क्यों नहीं है? ये जब सबके नाम की चर्चाएं होती, मेरे नाम की चर्चा नहीं हो जी। मेरे नाम की चर्चा मेरे मरने के बाद हो जी। और भिखारी ठाकुर जी की चर्चा हो रही ना, कोई आसाम से कल्पना आके ढूंढी ना उनको जी। वो भी कुतुबपुर गांव में, जो ऐसा गांव है आज भी वहाँ रास्ता सही नहीं है, बाढ़ क्षेत्र है जी। गई मैं इस साल भी गई जी। क्या जरूरत है कल्पना को जाने को, लेकिन आई ना कोई कल्पना जी। तो मेरे मरने के शायद 50 साल बाद कोई आएगा या आएगी, तो चर्चा तो मृत्यु के बाद हो तो वो ना चर्चा कहलाएगा। हाँ, जन्म पे मतलब अभी हम जिंदा है और इधर उधर घूम रहे हैं बाउंसर लेके स्टारगिरी दिखा के, तो उस चर्चा का अभी कबीर साहिब की चर्चा होती है कि नहीं? उनके ऊपर फेस्टिवल्स बनते हैं जी। महात्मा गांधी की चर्चा होती है ना, तो जीते जी क्या चर्चा करना, मरने के बाद चर्चा हो। अब आपके करियर पे आते हैं, जैसे आप तो असम की रहने वाली हैं, भोजपुरी में फिर कैसे करियर आपने शुरू किया? कि भोजपुरी आपको आती थी पहले से बोलना, या फिर कितना स्ट्रगल रहा आपके लिए भोजपुरी में? भोजपुरी में एकदम स्ट्रगल नहीं रहा। मैं तो आसाम से बहुत सारे सपने, उससे पहले आसाम में ऑलरेडी मैं प्लेबैक सिंगर बन चुकी थी। मतलब मैं 4 साल की उम्र से मंच पे हूँ पिता के साथ जी। तो बहुत लंबा कैरियर रहा मंच का मेरा। और बॉम्बे में जब गए तो बिगर प्लेटफॉर्म के चाहत में गए और बॉलीवुड गाए, इंग्लिश तो रिमिक्सेस गाए, एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में गाए। बहुत मेरा बृहत मतलब ये रहा, मतलब जो भी बोलूं कि अलग अलग जॉनर में मैं गाई। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के अलग म्यूजिक डायरेक्टर से, वहाँ की अलग बात है। ओडिया में पूरी लक्ष्मी पुराण को गाई मैं, जो भाषा मुझे आता ही नहीं, इंग्लिश में लिख लिख के जी। तो और हर एक रिकॉर्डिंग को मैं एडुकेटिव वे मिली कि आज मुझे ये सीखने को मिला जी। आज मैंने यहाँ गोटा लगाया। सो जब महाकुंभ में जो गोटा लगाने की बात है ना, वो हमारे संगीत में भी वैसा ही गंगा स्नान वाली ही बात है। उस नज़र से मैं संगीत को देखती हूँ। और उसमें मैं ये नहीं बोलती हूँ कि संस्कार गीत मतलब बहुत अच्छा है, आइटम सॉन्ग बहुत बुरा है। मेरे लिए डिवीज़न नहीं है। जब मैं माइक के सामने होती हूँ और सुहाग रात की कोई अगर सॉन्ग को मैं गा रही हूँ, तो उसी जो वो अनुभूति को लाने चाहिए कंठ से, उसी अनुभूति से मैं उसको जीऊंगी जी। तो मेरे पूजा के गीत, पूजा पार्वन के गीत और रोमांटिक गीत में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। प्रेम है सब जी। सब प्रेम है जी। और बस मेरे वही बात है जो आपने बोला कि भोजपुरी समझ में आता था, लेकिन भोजपुरी तो समझ में नहीं आता था। अभी तो समझती हूँ बहुत कुछ, फिर भी टिपिकल जो वर्ड्स है, तो सब कुछ बगदल बा रहन भिखारी ठाकुर जी के। अब बगदल क्या है आज के भोजपुरी वाले को भी समझ में नहीं आता है। तो जब इस बार कुतुबपुर गई मैं पूछी, तो बगदल मतलब बिगड़ल, कि सब कुछ बिगड़ गया मेरा जिंदगी। तो कैसे समझ में आएगा? टिपिकल वर्ड्स नहीं समझ में आता है। मैम आगे आपने बतौर लीड एक्ट्रेस आपने एक फिल्म की थी निरहुआ के साथ, चलत मुसाफिर मोह लियो। उससे निरहुआ ने अपना करियर शुरू किया था, लेकिन उसमें उसके बाद आप बतौर एक्ट्रेस नज़र नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो मेरा रॉन्ग डिसीजन था, मेरा मानना है। और मैं कई बार इंटरव्यू में बोल चुकी हूँ कि मैं उसी दौरान, एक्चुअली शूटिंग के दौरान ही मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही थी। तो लता जी का एक सॉन्ग गाना था, मुझे बहुत सुना हुआ गाना नहीं था, और उसमें जो उस गीत में जो मुर्गिया वगैरह उन्होंने वो ले रही थी, तो मैंने अपने आप को एक थप्पड़ ऐसे ही लगाया कि बोले कि चली हुआ एक्ट्रेस बन दे, सुर तो लगाना सीख जाओ, इनके जैसा उनके धूल बराबर भी नहीं हो। तो उस दिन से मैंने मतलब कर लिया कि आगे मैं अभी एक्टिंग के चक्कर में नहीं जाऊँगी।
आपको लेकर एक किस्सा भी है, जैसे आप छठ गीत गाती हैं, आपके छठ गीत बहुत पॉपुलर हैं और काफ़ी अच्छे व्यूज़ वगैरह भी हैं उस पर और लोग पसंद करते हैं आपको छठ गीत गाते हुए। तो उसका एक आपका किस्सा है कि आपको बिहार की किसी महिला ने कहा था कि आप जो है कि आपको जब बेटा हो जाएगा तो आप छठ के लिए आएंगी यहाँ पे गाना गाने और व्रत करने। तो आपने क्या नाम है कि आपको जुड़वा बेटे भी हुए और फिर आप गई भी थी, वो क्या किस्सा है मैम? ऐसे बहुत सारे आज भी लोग हैं, पता है, जैसे एक है हमारे बखोरापुर आरा में हीरा चाचा जी। तो हीरा चाचा से पहली बार मैं मिली 2004 में बखोरापुर मंदिर प्रांगण में मैं मंच में प्रस्तुति करने गई थी जी। उसके बाद हीरा चाचा और चाची और सब परिवार से ऐसा रिश्ता रहा। आज जब मैं कहीं भी, जैसे मैं मेरे जब सिजेरियन बेबी हुए, जब मैं लीलावती हॉस्पिटल मुंबई में ऑपरेशन थिएटर में गई तो मैंने फ़ोन करके उनको चाचा को बोला, चाचा मैं अभी ऑपरेशन थिएटर घुस रही हूँ, ये यहाँ तक रिश्ता हो गया, कोई नहीं है मेरे वो लोग। ठीक उसी तरह से ये जो किस्सा है आप बोल रहे हैं, ये जमालपुर के एक माँ के साथ ये है। एक लड़का मिला था ट्रेन में, जब शुरू में मैं गई थी, और बिहार के प्रति मेरा नज़रिया ऐसा था कि सब लोग यहाँ पे मतलब अच्छे नहीं होते हैं और चोर वोर ज़्यादा हो जाएंगे, चोरी वोरी हो जाएंगे ट्रेन में। तो ऐसा मेरा कि बॉम्बे से मैं आई गाना गाने, तो मेरा ऐसा गलतफहमी था एक्चुअली। और मैंने असम में बिहारी के वो वर्ग देखा ना जो दूध बेचते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मैंने तो उस वर्ग को देखा, तो मेरे लिए बिहारी मतलब वही एक था, तो मैंने तो ओरिजिनल बिहार नहीं देखा था। तो जब मैं ट्रेन में गई, मैं इतना भीड़ था ट्रेन में और मेरा मोबाइल छूट गया, पता है भीड़ को, और उस लड़के को पता नहीं मैं कल्पना हूँ, और वो ना दौड़ के दीदी आपका मोबाइल छूट गया बोली। उस दिन मेरा ना ये टूटा कि नहीं, यहाँ बहुत अच्छे लोग होते हैं। वो तो मोबाइल चोरा के लेके जा सकता था, तो वो लाया। उसका नाम आलोक है, जमालपुर में रहता है। और फिर बहुत दिनों बाद जमालपुर में मैं प्रोग्राम करने गई, तो उसके घर में गई, तो माँ मिली, और फिर वो उस माँ ने इतना प्यार दिया। और ऐसा हुआ कि हमेशा छठ में वो फ़ोन करती थी कि मैं आप कोसी भरने जा रही हूँ, आप प्रणाम कर लीजिए वहाँ से, और मैं करती थी। और इस तरह करते करते जब बच्चा नहीं हो रहा कि हमको नटनी देखना है, नाती देखना है, ये सब मतलब गाँव वैसे बात होती है ना, ऐसे प्यार मुझे करते थे और मैं सबसे बात करती थी। तो उन्होंने बोला कि तुमको बच्चा हो, अगर बेटा हुआ तो तुमको यहाँ आना पड़ेगा, ये तुम ये करो, वादा करो मेरे से, मैं कोसी भरने जा रही हूँ। तो हाँ माँ मैं ज़रूर आऊँगी। और ऐसा ही अगले साल मुझे जुड़वा बेटा हुआ, और 2-3 साल बाद मैं दोनों बेटों को लेके गई जमालपुर। व्रत तो उन्होंने ही किया, लेकिन जो भी नियम करना है मेरे बेटे के, मतलब बाल थोड़ा सा मुंडन किया, उन्होंने कुछ किया, और मैं रही वहाँ पे। उस ईयर हम लोगों ने छठ का कार्यक्रम नहीं किया, मतलब वहाँ जमालपुर पहुँची और मैंने पूरा किया। कोई गाना भी गाया था उस टाइम आपने छठ को लेकर के? नहीं, छठ को लेकर तो हमेशा मैं गाती आ रही हूँ। पहले से हाँ, मैं हमेशा तो गाती आ रही हूँ, अभी तक गाती हूँ। और छठ भी एक चीज़ को मैंने ये किया, मुझे बहुत लोग कलाकार बोलते थे कि मैम छठ को सिर्फ छठ के समय ही गाया जाता है, आप कहीं भी मतलब दूसरे समय नहीं गाते। बट मैं तो बिहार से नहीं हूँ ना, मैं तो आउटसाइड से उसको कल्चर की तरह देख रही हूँ। तो मुझे लगता है ये तो कल्चरल आइडेंटिटी है। तो मैं हर मंच पे छठ से शुरू करने लगी, चाहे वो छठ हो उस समय क्या हो। और इसी तरह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी, कॉमनवेल्थ गेम्स में, पैडी फिल्स बोल के एक फेस्टिवल हुआ मुंबई में, तो फिर छठ का एक अलग ही कल्चरल आइडेंटिटी तक पहुंचा भी। ऐसा नहीं कि किसी पूजन के समय छठ गाया जाता है अब। तो हम लोग एज एन आर्टिस्ट, मैं खासकर, ये भी एक हमारी अस्तित्व है। आपका कोई पसंदीदा छठ गीत? बहुत सारे गीत हैं, और आगे सपना भी है, बहुत पसंद करती हूँ मैं। और कलपेली भिजल में बहुत गाती हूँ मंच पे, कि कलपेली भिजल तेवैया उगी है दीनानाथ, कटलो से कटना समैया उगी है दीनानाथ। अपने आखिरी सवाल के साथ खत्म करूंगा। पहले की भोजपुरी और आपकी भोजपुरी में क्या कुछ अंतर देखने के लिए मिलता है? क्योंकि आज के समय में विवाद स्टार्स में कुछ ज़्यादा ही हो गए, कुछ भी होता है, साथ काम कर रहे हैं
मैं सुनती नहीं, मैं देखती नहीं, मैं आपको पहले ही जवाब दे दूं, मेरा कोई मतलब नहीं। मेरा कंसंट्रेशन भोजपुरी बोली में है कि भोजपुरी बोली जो है संसद भवन में अच्छा से गूंज के बिल पास हो, कि भोजपुरी बोली को भाषा की दर्जा प्राप्ति हो। मेरा ये फोकस है। मेरा ये फोकस है कि जैसे छठ पे काम किया, अभी मैं पूर्वी की बात की। पूर्वी एक ऐसी गायन है जो जैसे ध्रुपद हो, धमार हो या फिर दादरा थुमरी हो, पूर्वी को भी वो रिस्पेक्टेबिलिटी करके हम लोग कर पाए, दिलाएं कि वो भी शास्त्रीय गायन में, लोक गायन में ही शास्त्रीयता, ये पूर्वी गायन में ये टैग लगे, सम्मानीय टैग लगे, ये मेरी लक्ष्य है। और उसके बाद जैसे भिखारी ठाकुर जी को एक क्रांति की तरह आगे ले जाने की बात है, इंटरनेशनल, सही मायनों में अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव लगा देने से अंतर्राष्ट्रीय नहीं होता है। जो सब लोग करते रहते वो अंतर्राष्ट्रीय नहीं हुआ। इंटरनेशनल मतलब ओरिजिनली कोई पारसी आर्टिस्ट भोजपुरी के साथ कोलैबोरेट करे, कोई समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, तो एक्सचेंज हो। और उस तरह का महोत्सव अगर कभी बिहार के गांव में मैं करूं और बच्चे देखे कि कोई जमैका, अफ्रीका से कोई आर्टिस्ट आ रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं ये क्या है, तो ये हो गया कल्चरल एक्सचेंज। और बिहार सरकार और भारत सरकार से भी मैं बिहार को लेके भी मैं गुजारिश करूंगी कि नालंदा जो क्षेत्र है वहाँ कल्चरल डांस फेस्टिवल, फोक फेस्टिवल, क्लासिकल कॉन्सर्ट किया जाए, गांव के बच्चों को दिखाया जाए खासकर, क्योंकि आगामी पीढ़ी वो है। तो ये सब बातों पे चर्चा हो, आपकी भी ये जिम्मेदारी है ना कि आप ट्रेंडिंग स्टार, सुपरस्टार बहुत सम्मानीय है, मैं प्यार करती हूँ उनको, लेकिन उनसे मेरी आगामी पीढ़ी को फायदा बहुत हद तक क्या होने वाला है। तो नालंदा की फेस्टिवल्स को, बोध गया में अगर फेस्टिवल हो रहा है वहाँ भोजपुरी फोक या रीजनल फोक को गाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम लोग तो अच्छे फोक भी गा रहे हैं, वहाँ सिर्फ आप बॉलीवुड से आर्टिस्टों को बुला के आप परफॉर्म कराते हो। सम्मानीय लोगों को बुलाइए, जरूर उनको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, लेकिन तो इस तरह का माहौल एक क्रिएट हो, कल्चरल माहौल बिहार में। सो मेरे लक्ष्य यहाँ तक है, मैं वहाँ छोटी छोटी बातों में मैं दिमाग नहीं वेस्ट करती हूँ। आज की भोजपुरी और आपके समय की भोजपुरी में क्या अंतर है? अंतर का कुछ बात करके फायदा नहीं, मैंने जो अभी बोला ये आखिरी है एक्चुअली, कि वहाँ तक हम ले जा पाए। अच्छा। तो इसलिए पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पॉलिटिक्स जो है, क्योंकि वहीं पे आप जाके पॉलिसी मेकिंग करेंगे और वहीं पे आप चेंजेस को लाने में समर्थ हैं। तो आई थिंक आर्टिस्ट को भी, मैं सांसद बन गया, अरे वो तो तुम्हारा भला हुआ, फिर क्यों बने थे, किस लिए बने हो? अपना खुद का करियर चमकाने के लिए कि मैं बन गया, या फिर वो बनने के बाद मैं भोजपुरी को भाषा की दर्जा में मैं ले जा पाया, उसको क्या किए मतलब बन गए? समझ रहे हैं ना बात को? मेरी पर्सनल ये तो शरीर वो तो रहेगा नहीं ना हमेशा। मैं क्या करके गई, मरने के बाद मैं क्या चेंज, जैसे अब्दुल कलाम, तो साइंटिस्ट आप अगर है तो आप बहुत कुछ करके गए ना, बहुत कुछ परिवर्तन करके गए, तो उनके ऑटोबायोग्राफी को पढ़ेंगे तब तो पता लगेगा। सो ये चेंज आना जरूरी है, और फ्यूचरिस्टिक होके हम लोग बात करें, ना कि कल क्या था आज क्या है, कौन कहाँ लड़ते रहो, वहीं पे रहो, जो करना है करो। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कल्पना जी। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कल्पना जी ने कितनी बेबाकी से और कितने सहज तरीके से अपनी बात को रखा, और हर चीज़ पे उन्होंने बहुत बखूबी चर्चा की। तो आगे ही ऐसे ही इंटरव्यूज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।